दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल। फीमेल में बांझपन का कारण क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे कि इनफर्टिलिटी इन फीमेल होता क्या है, इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। यदि दोस्तों कोई कपल्स आता है जो बताता है कि वो 1 ईयर्स तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है और फ्रीक्वेंटली कर रहा है, उसके बाद भी उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के बाद हम लोग एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट है किसमें। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी इन फीमेल। पिछले वीडियो में वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग समझते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल होता क्या है। सबसे पहले तो इनएबिलिटी टू प्रेगनेंसी मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अगर कपल्स 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं फ्रिक्वेंटली, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है। अब इसका कारण क्या होता है, पहले तो हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं यूट्रस का। ये यूट्रस का एक नॉर्मल फिगर हो गया। एक यूट्रस का नॉर्मल फिगर डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। ये हो गई हमारी ओवरी, ये हो गया फिम्ब्रिया, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना। अब समझेंगे नॉर्मल प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले तो इंटरकोर्स के बाद स्पर्म इजैकुलेट होता और स्पर्म ट्रेवल करते हुए ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। दूसरा क्या होता, ओवुलेशन स्टार्ट होता और एग पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, एग रीच फैलोपियन ट्यूब। मैच्योर एग क्या होता है, रिलीज होता है और रिलीज होके वो रीच कर जाता ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड क्या होता है, एक स्पर्म इजैकुलेशन के बाद, क्वाइसन के आफ्टर या इंटरकोर्स के बाद स्पर्म रीच करता है यूट्रस, सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब यहां पे पहुंचता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये पहुंचने के बाद एक जो होता है, और ये एक हमने बना दिया, ये हो गया मेरा एक स्पर्म हो गया। अब ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये थर्ड प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज एक पहुंच जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांट कर जाता है फर्टिलाइज एग। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस।
नॉर्मल प्रोसेस और आसान तरीके से समझते हैं। एक मैच्योर एक ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद स्पर्म क्या हुआ, सर्विक्स से होते हुए और पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस होते फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। पहुंचने के बाद एक और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक यहाँ फर्टिलाइज एक पहुंच गया यूट्रस में और यूट्रस में इम्प्लांट कर गया और वहीं पे फीटस का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है यदि मैच्योर ओवम, यदि ओवम नहीं निकल पा रहा है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, या अनमैच्योर्ड ओवम निकल रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक यहां पे कोई बड़ा सा ट्यूमर जिसको हम लोग यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, यहाँ पे कोई फाइब्रॉइड डेवलप कर सकता है, या फिर सर्वाइकल स्टोनोसिस हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम लोग बात करेंगे, अगर ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर सर्विक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरी में पहली प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही कॉमन है, पीसीओएस। ये पूरा इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पीसीओएस होता क्या, हम लोग तो इजीली पेशेंट को देख के बता देते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखा, उसको अनवांटेड हेयर्स थे, साथ में पीरियड इरेगुलर था, तो उसको मैंने यूएसजी कराया, पता चला पीसीओएस है। तो इसमें क्या होता है कि अनवांटेड हेयर आते हैं और फिर मेंसेज इरेगुलर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। पहला कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। सेकेंड रीजन की बात करेंगे, सेकेंड क्या हो सकता है, यदि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, एफएसएच, एलएच, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, एलएच, और फिर प्रोलैक्टिन। अगर इसमें इम्बैलेंस हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यदि इसमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या हो सकता है कि इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स में अगर प्रॉब्लम हो गई तो इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है। प्रोलैक्टिन यदि इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज करेगा तो भी इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। ये हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। जो नेक्स्ट कारण है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, थर्ड रीजन हो गया। प्री मैच्योर, जो अभी मैंने बोला, अगर मैच्योर ओवम का रिलीज नहीं करता, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, अगर ये प्रॉब्लम है तो भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। ये रीजन हो गया। अब बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फिर क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। कैसे डेवलप करेगी, यहां से एक स्पर्म तो पहुंचा बट यहां ब्लॉक है, कोई ट्यूमर बना हो सकता है, या कोई किसी भी रीजन से अगर ब्लॉक है और यहां से एक मैच्योर ओवम भी निकल के आया, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से दोनों फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। अब डैमेज हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब बात करेंगे यूट्रस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्रस में प्रॉब्लम जब देखेंगे, इस यूट्रस में क्या, अच्छा एक और रीजन है एंडोमेट्रियोसिस।
एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है यूट्रस के अदर देन यूट्रस के अलावा ये टिश्यू अगर अन्य जगह इस टाइप के टिश्यू एपियर हो जाते हैं तो भी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है। अब बात करेंगे यूट्रस में क्या हो सकता है। यूटेराइन कॉज, यूट्रस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कोई फाइब्रॉइड डेवलप कर गया, अगर कोई गांठ बन गई तो क्या होगा कि इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती है। अगर इनफर्टिलिटी नहीं डेवलप की या अल्सर हो गया, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो गया, अल्सरेशन हो गया तो फिर तो भी हो सकता है। अच्छा, इसकी वजह से, फाइब्रॉइड की वजह से एवर्शन भी हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। अच्छा, अल्सरेशन हो गया। फिर सर्विक्स में क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। इन वजहों से क्या होता है कि ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप करती है। लेकिन कुछ केसेज में देखा गया है कि सब कुछ सही है, यूट्रस बिल्कुल सही है, पेशेंट का वो जो मेल्स है उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल सही है, फिर भी कभी कभी इनफर्टिलिटी दिखाई देती है। उसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि हम लोग फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग अगर पूछा जाए तो वन साइडेड डिजीज बोलते हैं, और उसमें होम्योपैथी बहुत ही स्पेसिफिक वर्क करती है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट की बात करते हैं तो पहला टेस्ट हम करवा सकते हैं यूएसजी होल एब्डोमेन, यूएसजी होल या फिर लोअर एब्डोमेन लिख दीजिए, यूएसजी लोअर एब्डोमेन करवा सकते हैं। फिर एचएसजी करवा सकते हैं, हिस्टीरोसल्फिंजोग्राफी करवा सकते हैं। फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिससे हार्मोन्स का पता चलेगा कि किसी हार्मोन्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट करवाएंगे। फिर एक टेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग जैसे पीरियड के 10वें दिन से एक ओवुलेशन टेस्ट करवाते हैं, यूएसजी ही होता है। उससे क्या होता है, पता चलता है कि वो ओवम जो है, जो रिलीज हो रहा है, कहीं प्री मैच्योर तो नहीं रिलीज हो रहा है या रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन टेस्ट भी होता है, वो यूएसजी से ही होता है। उसको क्या करते हैं, एक एक दिन गैप करवा के 10वें दिन से स्टार्ट करते हैं और 14वें 15वें दिन तक वो टेस्ट करवाते हैं। अब बात करेंगे कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो पहली मेडिसिन जो है वो है यूपियानम। इनफर्टिलिटी के लिए जो पहली मेडिसिन है यूपियानम 30। पहली मेडिसिन जो हो गई यूपियानम 30, यूपियानम 30। इसमें क्या होता है, यूपियानम 30 में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक की वजह से यदि स्टेरिलिटी डेवलप करती है तो यूपियानम 30 बहुत ही जबरदस्त वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम 3x। इसको 2 गोली सुबह दोपहर शाम। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द ऑर्गेन स्टेरिलिटी, ड्यू टू ऑर्गेनिक डिफेक्ट, अगर यूट्रस में डिफेक्ट यूट्रस में या सब यूट्रस में जैसे क्या हो सकता है, अगर कोई अल्सर बन गया या फिर वेजाइना में कोई अल्सर बन गया और फिर क्या होगा, पीआईडी हो गया या सर्वाइकल स्टोनोसिस हो गया या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो गया। जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस माने यूट्रस नीचे सरक क्या जा रहा है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम 3x, ये सेकेंड मेडिसिन होगी। थर्ड मेडिसिन जो है जेनोसिया अशोका क्यू। जेनोसिया अशोका क्यू क्या बोलता है
इसको 10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार देना है। यदि एम्यूनोरिया है, मीन्स मेंसेज नहीं आ रहा है, मेंसेज स्टॉप है, एम्यूनोरिया का मतलब मेंसेज अपीयर ही नहीं कर रहा है, या फिर स्कैल्टी मेंसेज है, यदि मेंसेज बहुत कम आ रहा है, या वाटरी पानी की तरह आ रहा है, या ब्लैकिश है, काला मेंसेज है, या फिर इरेगुलर मेंसेज है, तो उसमें जॉनसोनिया अशोका क्यू 10 बूंद 3 बार दें, ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। दोस्तों ये तो मेडिसिन की बात होगी, साथ ही साथ आज हम लोगों ने बात किया इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, इसमें क्या होता है। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।